Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is Mridula Jangid, faculty of Shivjyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्याकरण का आपका एक प्रकरण है पदबंध। तो बच्चों, आज हम पदबंध का अभ्यास करेंगे। बच्चों, पदबंध जो आपका टॉपिक है इसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पद क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे कि पद क्या होते हैं तब तक आपको पदबंध समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, जो पदबंध है इसमें जो पद हैं, पद क्या होते हैं, अब इसे समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे। बच्चों, आपको पता है कि जो हमारी भाषा है, भाषा में वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। सबको पता है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं, जिन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। और इन वर्णों को जब हम मिलाकर एक समूह बनाते हैं तो उस समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लेकिन वो शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। हम वर्णों को मिलाते तो हैं, पर सभी वर्णों को मिलाकर हम शब्द नहीं बना सकते। वर्णों को मिलाने पर जब उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, अगर वो सार्थक होता है तभी वह शब्द कहलाता है। तो इसके अनुसार बच्चों, शब्द की परिभाषा क्या होती है कि ध्वनियों के संयोग से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराता है, शब्द कहलाता है। शब्द भाषा की सार्थक इकाई होता है। सार्थक का मतलब होता है बच्चों जिसका अर्थ होता है, जिसका प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जाता है। तो बच्चों, शब्द क्या होते हैं? शब्द स्वतंत्र होते हैं, शब्दों का कोशीय अर्थ होता है और शब्द सार्थक होते हैं। ये शब्द की विशेषता होती है। अगर हम एक या एक से अधिक वर्णों को आपस में मिलाते हैं तो मिलाने पर जो सार्थक समूह निकल कर आता है, जो एक इकाई बनती है, उस इकाई को हम शब्द कहते हैं। तो बच्चों, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे हमने बोला कलम। अब कलम शब्द सुनते ही हमारे माइंड में क्या आया, हमारे मस्तिष्क में क्या सोचा कि कलम क्या होता है? एक लिखने की वस्तु होती है जिससे हम लिखने का कार्य करते हैं। तो कलम शब्द सुनते ही हमें इसका अर्थ आ जाता है। उसके बाद अगर मैंने बोला कमल, तो कमल सुनते ही हमारे माइंड में क्या आया कि कमल क्या है? एक फूल का नाम है। तो कमल यानी कमल का फूल हमारे मस्तिष्क में एकदम से आ जाता है कि कमल का फूल। तो बच्चों, कलम, कमल, ये क्या है? ये सार्थक है, क्योंकि इनका एक निश्चित अर्थ होता है। अगर इसी तरह से मैंने बोला लकम या मकल, तो क्या मकल और लकम का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। तो बच्चों, मकल या लकम ये है तो समूह, वर्णों का समूह है, लेकिन यह शब्द नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो अब आपको समझ में आया कि शब्द क्या होते हैं? सार्थक, वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को ही हम शब्द कहते हैं। और शब्द की विशेषता क्या होती है बच्चों? कि शब्द स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जब हम शब्दों को अलग अलग स्वतंत्र रूप से लिखते हैं तो वो शब्द होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है व्यक्ति, हमने व्यक्ति लिखा कि कोमा लगा दिया, यानी कि ये स्वतंत्र है। और व्यक्ति यानी मनुष्य, इसका अर्थ भी हमें पता है। परिश्रम, परिश्रम भी हमने अलग से लिख दिया, परिश्रम स्वतंत्र है और परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत करना। तो ये सार्थक भी है और स्वतंत्र भी है। सफल होना या सफल, ये एक शब्द है, सफल होना, उन्नति प्राप्त करना, तो ये भी एक सार्थक शब्द है। तो बच्चों, जब हम इन शब्दों को स्वतंत्र रूप से लिखते हैं अलग अलग, जैसे आप डिक्शनरी में देखते हो ना, डिक्शनरी को हिंदी में शब्दकोश कहते हैं। शब्दकोश में अगर हम देखते हैं तो हमें हर शब्द का अलग अलग अर्थ नजर आता है ना। आपने अगर कभी डिक्शनरी देखी हो तो शब्दों का अर्थ होता है, किसी वाक्य का अर्थ नहीं होता है। वहाँ पे किसका अर्थ दिया होता है? शब्दों का। तो एक विशेषता और हो गई कि शब्द कोशीय होते हैं। तो शब्दों की दो विशेषता क्या है बच्चों? कि शब्द स्वतंत्र होते हैं और शब्द कोशीय होती है, यानी शब्दकोश में उसका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। तो जब तक हम शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करते हैं तभी तक वो शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पद। अब ये पद क्या होते हैं? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं
जब शब्द को व्याकरण के नियम के अनुसार किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह पद कहलाता है। तो बच्चों, शब्द और पद दोनों एक ही चीज है। अंतर क्या है कि शब्द हम उसे तब कहेंगे जब वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन उन्हीं शब्दों को जब हम किसी वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, किसी वाक्य के अंदर लिख देते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं? तब वही शब्द शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। यानी वाक्य में प्रयोग होने के बाद वो शब्द पद कहलाए जाएंगे। जैसे आपने देखा, यहाँ मैंने ये शब्द अलग अलग लिखे थे ना, व्यक्ति, परिश्रम, सफल, अलग अलग हैं, स्वतंत्र है, लेकिन इन्हीं शब्दों को जब मैंने एक वाक्य में पिरो दिया, यानी एक वाक्य में प्रयोग कर दिया, तो क्या बना? परिश्रमी व्यक्ति सफल होते हैं। अब यहाँ पर परिश्रमी व्यक्ति सफल ये सब शब्द नहीं है, बल्कि ये क्या बन गए हैं? अब ये सब वाक्य के अंदर प्रयोग हो गए हैं, इसलिए अब हम इन्हें शब्द नहीं कहेंगे बल्कि पद कहेंगे। तो आपको समझ में आया बच्चों कि शब्द और पद क्या होता है? जब शब्द स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं तब वो शब्द कहलाते हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वह शब्द शब्द न रहकर पद कहलाते हैं। तो देखो बच्चों, इसका मैं और उदाहरण दे सकती हूँ आपको। जैसे लड़का, लड़का एक शब्द है, लेकिन इस लड़का जो शब्द है इसको अगर हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया, ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग किया, जैसे लड़का क्रिकेट खेलता है, ठीक है, लड़के ने किताब पढ़ी है, लड़के को किताब पढ़ने दो, लड़कों किताब पढ़ो। अब यहाँ पर देखो, एक लड़का शब्द को हमने अलग अलग तरह से वाक्य में प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग होने के बाद ये लड़का जो शब्द है ये अब शब्द नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। तो समझ में आया आपको कि शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि पदबंध क्या होता है, ठीक है। तो पदबंध, अब पदबंध क्या होते हैं बच्चों? जब दो या दो से अधिक शब्द या पद, अब शब्द नहीं कहलाएंगे, पद कहलाएंगे, क्योंकि वाक्य में प्रयोग करेंगे। केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे शब्द लिखा है, क्योंकि पद को, शब्द को ही पद कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद निश्चित क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का यानी किसी समूह का काम करते हैं तो उन्हें हम पदबंध कहते हैं। वाक्य के उस भाग को, वाक्य है वाक्य का एक भाग जिसमें एक से अधिक पद परस्पर यानी आपस में संबंध होकर, आपस में जुड़कर एक अर्थ देते हैं। आपस में संबंध होकर अर्थ तो देते हैं, परंतु वह जो अर्थ होता है, वो जो वाक्य होता है, वो पूरा नहीं होता है, किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं। तो वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर यानी आपस में मिलकर अर्थ तो देते हैं, उनका अर्थ तो निकलता है, लेकिन वह उस वाक्य का पूरा अर्थ नहीं देते, उसे हम पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश मतलब वाक्य का एक अंश, क्योंकि ये जो पदबंध है इससे पूरा वाक्य नहीं बनता है, केवल ये वाक्य का एक अंश कहलाता है। तो और वाक्यांश और पदबंध एक ही बात होती है बच्चों। तो पदबंध क्या होते हैं? जब किसी वाक्य में एक निश्चित समूह का हमें बोध होता है और वो निश्चित समूह मिलकर एक पद को हमें बतलाता है, उसे हम पदबंध कहते हैं। अब इसको आगे समझने के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पदबंध का समझने के लिए, पदबंध को ध्यान रखने के लिए हमें कुछ बातों को जानना आवश्यक है। जैसे पदबंध एक से अधिक पदों का समूह होते हैं। पद आपको पता है क्या होते हैं? शब्द को ही हम पद कहते हैं जब उसे वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। तो जो पदबंध होते हैं इसमें एक से अधिक पद होते हैं। एक से अधिक पद दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब एक या एक से अधिक पद आपस में मिलते हैं और मिलकर एक समूह का काम करते हैं, उसे हम पदबंध कहते हैं। विभिन्न पद परस्पर इस तरह संबद्ध होते हैं, यानी इस तरह आपस में जुड़े होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है, एक इकाई का काम करते हैं वो। पद के स्थान पर पदबंधों का प्रयोग हो सकता है। हम केवल एक पद के स्थान पर पूरे पदबंध यानी पद के समूह का भी प्रयोग कर सकते हैं। पदबंध वाक्य नहीं
किसी वाक्य के अंश होते हैं। और ये पदबंध होता है यानी जो पदों का समूह होता है, यह पूरा वाक्य नहीं होता है बल्कि उसका एक अंश होता है, वाक्य का एक अंश होता है। पदबंध का एक निश्चित क्रम होता है। पदबंध निश्चित क्रम में प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य यानी शीर्ष पद होता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इसका ध्यान रखना कि जो हम पदबंध बनाते हैं उसमें एक मुख्य अर्थात शीर्ष पद होता है। मुख्य पद जो होता है उसको हम शीर्ष पद कहते हैं, जिस पर अन्य पद आश्रित होते हैं। जब हम दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक समूह बनाते हैं ना, तो उसका जो एक उसमें से उन सभी पदों में से एक तो मुख्य पद होता है जिसे हम शीर्ष पद कहते हैं, और बाकी के जो पद होते हैं वह उस शीर्ष पद पर आश्रित होते हैं। तो बाकी जो पद होते हैं उन्हें हम आश्रित पद कहते हैं, और एक जो होता है उसे हम मुख्य पद कहते हैं। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको। जैसे हमने एक वाक्य लिखा, नटखट विभूति पुस्तक पढ़ती है। अगर हम यहाँ बोले विभूति पुस्तक पढ़ती है, तो विभूति क्या है? एक पद है, सिर्फ एक पद, क्योंकि हमने इसको वाक्य में प्रयोग कर दिया, इसलिए ये अब शब्द नहीं है, क्या है? पद। लेकिन हमने कहा नटखट विभूति पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पर यह किसकी विशेषता है? विभूति की। नटखट किसकी विशेषता है? विभूति की। तो यहाँ पर जो विभूति है ये क्या है? यह शीर्ष पद है। और नटखट क्या है? यह आश्रित पद है। क्यों? क्योंकि पदबंध में नटखट जो पद है वो विभूति पद पर आश्रित है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो अंत वाला जो पद होता है, कोई भी जो पदबंध होता है, अगर हम पदबंध बनाते हैं तो पदबंध का जो अंतिम पद होता है वही शीर्ष पद कहलाता है, और उसके आगे जितने भी पद का समूह होता है वो सभी उस पद के आश्रित पद कहलाते हैं, यानी उस पर डिपेंड रहते हैं। जैसे यहाँ विभूति पुस्तक पढ़ती है, अगर हम नटखट को हटा के केवल विभूति पुस्तक पढ़ती है ऐसा लिखेंगे तब भी ये पद सही है। लेकिन उस पद का विस्तार करने के लिए, उस वाक्य का विस्तार करने के लिए हमने यहाँ पर विभूति की विशेषता को जोड़ दिया कि नटखट विभूति। लेकिन ये नटखट शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है? विभूति के लिए। इसलिए ये पूरा क्या हो गया? एक पद। और ये नटखट विभूति, इसी को हम पदबंध कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक पद से ज्यादा का प्रयोग किया है, और ये एक से ज्यादा पद मिलकर एक पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। तो समझ में आया बच्चों कि पदबंध क्या होते हैं? जब हम जो शीर्ष पद होता है उसके आगे और पदों का समूह जोड़ के उसका विस्तार कर देते हैं तो वह पदबंध कहलाते हैं। अगला जो पॉइंट है, पदबंध में शीर्ष पद पर एक से अधिक आश्रित पद हो सकते हैं। जैसे हमने वहां पर एक ही देखा, नटखट विभूति, एक पद ही आश्रित था, लेकिन जो शीर्ष पद होता है उस पर एक से अधिक आश्रित पद हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा पद हम प्रयोग में ला सकते हैं किसी भी वाक्य का विस्तार करने के लिए। अब इसका एक एग्जाम्पल और है, वही एग्जाम्पल हमने लिया है लेकिन उसको विस्तार कर दिया। कैसे? ईमानदार नटखट सुंदर विभूति पुस्तक पढ़ती है। अब बच्चों यहाँ पर वाक्य तो क्या है? वाक्य तो ये विभूति पुस्तक पढ़ती है, वाक्य यही रहेगा, लेकिन हमने इसका क्या कर दिया? वाक्य का विस्तार कर दिया। अब विस्तार करने से ईमानदार नटखट सुंदर विभूति। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य पद होता है वो अंत में होता है, तो इसमें विभूति क्या है? मुख्य पद है, और आगे जो भी हमने पद जोड़े हैं वो इसके आश्रित पद हैं, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहे हैं कि ईमानदार नटखट सुंदर विभूति, ये सभी विभूति के बारे में ही बात हो रही है, इसलिए विभूति तो होगा मुख्य पद और बाकी ये तीनों होंगे उस पर आश्रित पद। तो ईमानदार नटखट सुंदर ये आश्रित पद है, और विभूति यह शीर्ष अर्थात मुख्य पद होता है। तो समझ में आया? और ईमानदार नटखट सुंदर विभूति, ये विभूति से लेकर, ईमानदार से लेकर विभूति तक ये पूरा एक पदबंध बन गया है। इसको हम पूरे को क्या कहेंगे? पदबंध या वाक्यांश कहेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यह
पूरा वाक्य नहीं होता है बल्कि वाक्य का एक अंश होता है। अब है बच्चों, अब ये तो समझ में आ गया कि पदबंध क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे पदबंध के प्रकार। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों मुख्य पद के आधार पर पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन से होते हैं? जैसे संज्ञा पदबंध, पहला है आपका संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध और पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। तो इस तरह से जो पदबंध हैं इसके 5 भेद होते हैं। और बच्चों ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि जब तक आप इन्हें याद नहीं करोगे आप पदबंध नहीं पहचान पाओगे कि ये कौन सा पदबंध है। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसके पदबंध कैसे बनते हैं, संज्ञा के पदबंध कैसे बनते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा पदबंध। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा था, पहला जो भेद था, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा पदबंध क्या होते हैं बच्चों? कि वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, संज्ञा मुख्य पद होगा, संज्ञा का कार्य करे, वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। अर्थात पदबंध का जो अंतिम अर्थात जो मुख्य पद होता है, जो शीर्ष पद होता है, वह संज्ञा होता है और अन्य सभी जो पद होते हैं वो उसी पर आश्रित होते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जो अंतिम पद होता है उसी को हम मुख्य पद कहते हैं, और वो जो अंतिम मुख्य पद है वह क्या होना चाहिए? संज्ञा शब्द होना चाहिए। अगर वो संज्ञा हुआ तो अंतिम पद यदि संज्ञा है तो वह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे पहला जो वाक्य है, उदाहरण है, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। अब बच्चों यहाँ पर अंडरलाइन कहाँ तक हो रहा है? मजदूर तक। यहाँ तक मैंने रेखांकित कर रखा है। तो आप देखो ये जो रेखांकित किया हुआ है इसका अंतिम पद क्या है? मजदूर। और मजदूर क्या है? एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। और इसके आगे जो दिया हुआ है ये इसके आश्रित पद है, क्योंकि यह इसका विस्तार कर रहे हैं। शीर्ष पद क्या हुआ? अंतिम मजदूर, और बाकी हो गए इसके आश्रित पद। और अंतिम क्या है? मजदूर एक संज्ञा शब्द है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। दूसरा उदाहरण है, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अब इसमें रेखांकित क्या किया हुआ है? लंका के राजा रावण। अब आपसे पूछा जाता है कि आप इस वाक्य में बताइए कि कौन से पदबंध का उदाहरण है। तो आपको क्या देखना है? अंतिम पद देखना है। अंतिम पद क्या है? रावण। रावण एक व्यक्ति का नाम है और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर अंतिम पद रावण है जो कि संज्ञा है, इसलिए यह क्या होगा? संज्ञा पदबंध होगा। अगर अंतिम जो भी भेद है सब में आपको अंतिम पद देखना है, क्योंकि अंतिम पद को ही हम मुख्य पद कहते हैं, बाकी के पद उस पर आश्रित होते हैं। रावण, अब यहाँ रावण की विशेषता बताइए कि लंका के राजा रावण, ठीक है। तो यहाँ पर रावण पद तक रेखांकित किया गया है, इसलिए इसका अंतिम पद रावण हुआ और रावण संज्ञा पद है, इसलिए यहाँ पर यह संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। अगला एग्जाम्पल, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब बच्चों यहाँ रेखांकित कहाँ तक किया हुआ है? दशरथ तक, ठीक है। दशरथ नाम है, अयोध्या के राजा का नाम है, तो किस में आएगा? संज्ञा में आएगा। बाकी के क्या है? इसके आश्रित पद है, क्योंकि यह इसी से अयोध्या के राजा दशरथ, अयोध्या के राजा कौन है? दशरथ। तो ये जो पद का विस्तार हुआ है यह भी दशरथ के लिए ही है, इसलिए दशरथ संज्ञा है, इसलिए पूरा पद क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अगला उदाहरण है, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अब यहाँ पर अंत में रेखांकित कहाँ तक किया गया है? गुब्बारे तक, ठीक है। तो गुब्बारा क्या है? एक वस्तु है,
और वस्तु किस में आती है? संज्ञा में आती है। इसलिए अंतिम जो पद है वो संज्ञा पदबंध है, इसलिए ये पूरा जो पद है वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। तो बच्चों पहचान यही है कि आप जब भी ये पदबंध समझें तो इसमें पहचान के लिए आपको अंतिम पद देखना है। जो अंतिम पद होता है वो मुख्य पद होता है। मुख्य पद यदि संज्ञा शब्द है तो वहां पर संज्ञा पदबंध होगा। समझ में आया बच्चों? तो उपयुक्त वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है वही संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। ये हमारा अगला भेद है बच्चों सर्वनाम पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। तो बच्चों जैसे संज्ञा पदबंध पढ़ा है ना हमने, उसमें अंतिम पद क्या था? संज्ञा था। तो सर्वनाम पदबंध क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग में करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, आप सबको पता है। तो यहाँ पर सर्वनाम आपको पता है कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर जो अंतिम पद आपको नजर आएगा वो सर्वनाम पद होगा, तभी वो पूरा पद क्या बन जाएगा? सर्वनाम पदबंध बन जाएगा। जैसे पहला उदाहरण है, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। अब हमने यहाँ रेखांकित कहाँ तक किया हुआ है? आपने। आपने क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। तो आपने से पहले जितने भी यहाँ पर पद हैं वो सब उस पर आश्रित है, क्योंकि यह किसकी विशेषता बता रहे हैं? आपने की। बिजली से फुर्ती दिखाकर आपने, किसने किया? आपने। तो यहाँ पर ये पूरा जो पद है ये आपने को बता रहा है, इसलिए यह पूरा पदबंध कहलाएगा। और मुख्य पद कौन सा है? अंतिम पद ही मुख्य पद होता है। अंतिम पद सर्वनाम है, इसलिए पूरा का पूरा रेखांकित जो वाक्यांश है वह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। अगला उदाहरण है, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम होता है ना बच्चों, तो यहाँ पर कुछ क्या है? संख्यावाचक सर्वनाम है, इसलिए शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ। अब कुछ तक हमने रेखांकित किया है, तो कुछ के पहले वाला जितने भी समूह है पदों का वो सारे कुछ पर आश्रित हैं, इसलिए मुख्य पद क्या है? कुछ, और इससे पहले वाले आश्रित पद हैं, और ये सभी कुछ को मुख्य पद बता रहे हैं, इस वजह से यह सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। तो ये सभी मिलकर क्या बना? ये पूरा जितना भी रेखांकित किया गया है ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। अगला उदाहरण है, विरोध करने वाले लोगों में से कोई। ये भी अनिश्चित संख्यावाचक है। विरोध करने वाले लोगों में से कोई, जितने भी लोग विरोध कर उनमें से कोई नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। तो कोई ये सर्वनाम है और कोई अंतिम पद है, तो ये मुख्य पद हुआ। तो यह मुख्य पद अगर सर्वनाम का है तो ये पूरा रेखांकित जो शब्द है ये सारे ये कहलाएंगे सर्वनाम पदबंध। अगला उदाहरण है, मंदिर में खड़ा मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। तो रेखांकित क्या हो रहा है? मैं पर। मैं सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ मैं पर यह रेखा खत्म हो रही है, तो मैं क्या हो गया? मुख्य पद हो गया, और बाकी इस पर आश्रित पद हैं, और मैं सर्वनाम है, इसलिए यह पूरा पद क्या कहलाएगा? सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तो बच्चों समझ में आया सर्वनाम पदबंध क्या होते हैं? उपयुक्त वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं वो सभी सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम पदबंध आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत आसान है बच्चों, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पूरा पदबंध समझ में आ जाएगा। अगला हमारा जो उदाहरण है, जो तीसरा भेद है इसका, वो है विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे विशेषण पदबंध कहलाता है। आपको पता है विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो विशेषण का कार्य कर रहा है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बता रहे हैं वो विशेषण पदबंध होगा। जैसे इससे पहले हमने जो शब्द देखे थे वो सभी विशेषता बता रहे थे, लेकिन अंत कहाँ हो रहा था?
संज्ञा या सर्वनाम पे। अगर वो संज्ञा और सर्वनाम पे अंत न होकर उससे पहले ही वो रेखा पर अंत हो जाए तो वो विशेषण पदबंध बन जाएगा। जैसे पदबंध का शीर्ष अथवा जो अंतिम शब्द होता है यदि वो विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण हैं बच्चों विशेषण पदबंध के। तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती है। अब यहाँ पर हमने रेखांकित कहाँ तक किया? वाली तक, क्योंकि ये गाड़ियों की विशेषता है तेज चलने वाली। गाड़ी पे रेखांकित नहीं किया क्योंकि गाड़ियों पे कर देते तब वो संज्ञा पदबंध बन जाता, लेकिन हमें यहाँ विशेषण पदबंध पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए विशेषण पदबंध बताइए तो गाड़ियों से पहले जो केवल विशेषता वाला शब्द है उसका अंतिम पर हम उसको रेखांकित कर देंगे बस। तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये विशेषण पदबंध बन जाएगा। तो तेज चलने वाली अगर ये है, लेकिन ये विशेषता किसकी? गाड़ियों की, लेकिन गाड़ियों को अंडरलाइन नहीं किया तो ये विशेषण पदबंध होगा। अगला उदाहरण है उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। अगर इसको हम आदमी तक रेखांकित कर देते तब ये हो जाता संज्ञा पदबंध, लेकिन बैठा हुआ, उस घर के कोने में बैठा हुआ, यह किसकी विशेषता बता रहे हैं? उस आदमी की, लेकिन केवल विशेषता तक रेखांकित किया गया है इसलिए ये क्या हो जाएगा? पूरा विशेषण पदबंध, क्योंकि ये पूरा पद जो है ये उस आदमी की विशेषता बता रहा है। उस घर के कोने में बैठा हुआ, ये पूरी क्या है? विशेषता है, इसलिए ये पूरा विशेषण पदबंध कहलाएगा। अगला उदाहरण है उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो बच्चों ये किसकी विशेषता है? घोड़े की, कि वो कैसा है? अत्यंत सुंदर है, फुर्तीला है और आज्ञाकारी है। तो यहाँ पर ये घोड़े को बता रहे हैं, लेकिन ये जितने भी पद हैं ये सब विशेषण पद हैं क्योंकि ये इस घोड़े की विशेषता बता रहे हैं, घोड़े को अंडरलाइन नहीं किया है, इसलिए ये सभी विशेषण पदबंध कहलाएंगे। अगला जो उदाहरण है बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है। तो यहाँ पर विशेषता क्या है? किसको सुख मिलता है? हमें। अगर हमें तक होता तब तो ये सर्वनाम पदबंध कहलाता, लेकिन यहाँ पर हमने छांव तक ही इसको किया और ये विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह विशेषण पदबंध का उदाहरण है। तो ये पूरा रेखांकित जो पद है ये पूरा समूह मिलकर विशेषण पदबंध बनता है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित जो शब्द है वो सभी विशेषण पदबंध कहलाते हैं। तो बच्चों समझ में आया आपको विशेषण पदबंध क्या होते हैं? जो मुख्य पद होता है वो विशेषता बताने वाला ही होना चाहिए। अगला है हमारा क्रिया पदबंध। बच्चों आपको पता है क्रिया क्या होती है? जो भी काम हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। कार्य का होना क्रिया कहलाता है। तो वह पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर बना हो वह क्रिया पदबंध कहलाता है। ठीक है, क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है और उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र यानी संपूर्ण इकाई बनाती है और यही क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे अब आप देखना मुख्य क्रिया पहले आती है लेकिन अंत में होगा। आपको पता है क्रिया कहाँ लगाते हैं हम? क्रिया का प्रयोग वाक्य में हमेशा अंत में होता है। तो आप इस बात से इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि अंतिम वाक्य का जो अंतिम पद होता है वो क्रियापद होता है। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, तो आया होगा ये क्या हो गई? ये उसकी क्रिया हो गई। वह क्या क्रिया कर रहा है? बाजार में आने की। तो आया होगा ये हो गई उसकी क्रिया। तो यहाँ पर रेखांकित क्या है? आया होगा। तो ये हो गया क्रिया पदबंध। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, दिखना, देना, ये क्या होती है? क्रिया होती है। तो ये पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा मिलकर क्या हो गया? क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? दिखाई देना। दे रहा है उस पर आश्रित है, मुख्य है दिखना। ठीक है, तो मुख्य क्रिया पहले आती है और उस पर बाद में आश्रित क्रिया आती है। तो दिखाई दे रहा है यह क्रिया पदबंध का उदाहरण है। अगला उदाहरण है
सुरेश नदी में डूब गया। डूब गया तो डूबना और जाना दो क्रियाएं हैं। डूबना मुख्य क्रिया है, तो सुरेश नदी में डूब गया, तो ये डूब गया ये क्या है? क्रियापद बंध। अब दरवाजा खोला जा सकता है। खोलना, जाना, सकना, तीन क्रियाएं दे रखी है, लेकिन मुख्य क्रिया क्या है? खोलना। अब दरवाजा खोला जा सकता है, तो खोला जा सकता है ये पूरा समूह मिलकर क्या बन गया? क्रियापद बंध। दो या दो से अधिक पद जब मिलकर एक समूह का बोध करते हैं तो वह पदबंध कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया बच्चों कि क्रियापदबंध क्या होते हैं? इसमें जितने भी रेखांकित आपको समूह दिख रहे हैं यह क्रियापदबंध के उदाहरण है। और हमारा जो अंतिम भेद है, पदबंध का जो अंतिम भेद है वो है क्रिया विशेषण पदबंध। बच्चों क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं। आपको पता है ना, वो शब्द जिनका लिंग, वचन, काल आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिनमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, उन्हें हम अविकारी कहते हैं। और अविकारी का ही एक भेद होता है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया विशेषण में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनको बदला नहीं जा सकता। और ये क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। और अब आप समझ सकते हैं कि अगर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं तो उनका प्रयोग कहाँ होगा? क्रिया से पहले होगा ना। तो क्रिया से पहले जिनका प्रयोग होता है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का काम करे, अव्यय मतलब अविकारी जो शब्दों का काम करे, वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। इस पदबंध का अंतिम शब्द अविकारी होता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य हैं, हम वाक्य को देखकर समझ सकते हैं कि अविकारी शब्द कैसे होते हैं, क्रिया विशेषण क्या होता है। वहां चारों ओर ऊंची दीवार है, तो यहाँ पर ऊंची दीवार क्रिया है, दीवार है, और उसकी विशेषता क्या है? चारों ओर। चारों ओर क्या है? ऊंची दीवार। तो ये चारों ओर जो शब्द है ये अविकारी है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, इसलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। अगला है सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। तो बैठा कब रहा? सुबह से शाम तक। तो ये बैठने की विशेषता है। बैठना क्या है? क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया क्या कर रहा है? वह सुबह से शाम तक बैठा है, तो बैठने की विशेषता हो गई। तो बैठना क्रिया है, तो ये किसकी विशेषता हो गई? क्रिया की। तो जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जाती है वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो सुबह से शाम तक ये जो रेखांकित है यह किसका उदाहरण है? क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। अगला उदाहरण है गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है। अब यहाँ चल रही है, ये क्या है? क्रिया है। गाड़ी क्या कर रही है? चल रही है, लेकिन कैसे चल रही है? बहुत धीमी गति से। तो ये चल रही है क्रिया है, और इसकी विशेषता क्या है? कि वह धीमी गति से चल रही है। तो यहाँ पर बहुत धीमी गति यह क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, और ये पूरा समूह मिलकर क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। अगला उदाहरण, वह तेज चलते चलते गिर गया। कैसे गिर गया? तेज चलते चलते, तो गिर गया। कैसे गिर गया? गिरने की विशेषता क्या है? गिरने यानी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि वह गिरा, पर कैसे गिरा? तेज चलते चलते। तो यहाँ पर तेज चलते चलते क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं ये तीनों शब्द। तो यहाँ पर ये तीनों शब्दों का समूह मिलकर क्रिया विशेषण पदबंध बन जाएगा। तो इन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं वो सभी क्रिया विशेषण पदबंध के उदाहरण हैं। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पदबंध क्या होते हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, और इनके अनुसार इनके अलग अलग उदाहरण होते हैं। आपके बच्चों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई भी वाक्य दिया जा सकता है और उस वाक्य में कोई भी पद एक समूह को रेखांकित करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से भेद का उदाहरण है।
4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, आप उसमें से उस वाक्य को देखकर आपको पता लगाना है कि ये संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम है, विशेषण है, तो वो आपको लिखना है। या आपको ये दे दिया जाए कि संज्ञा पदबंध का उदाहरण बताइए और 4 वाक्य दे दिए जाएं, 4 वाक्यांश भी दिए जा सकते हैं और ऐसे पूछा जा सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और अच्छे से इसको करें। जब आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।